मुझे मंजूर गर तर के ताल्लुक है रजा तेरी, मगर टूटेगा रिश्ता दर्द का आहिस्ता आहिस्ता। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। भाजपा ने लोकसभा में 2 सीटों से लेकर 300 के पार तक पहुंचने में एक शानदार राजनीतिक पारी खेली है। देश में आज़ादी के बाद एक लंबे अरसे तक कांग्रेस का शासन रहा। अपने शासनकाल में कांग्रेस ने देश को नई दिशा देने के साथ साथ कुछ गलतियां भी की और उन गलतियों के कारण लोगों में नाराजगी भरी। भाजपा ने धीरे धीरे बड़ी चतुराई से कभी राष्ट्रवाद, कभी धर्म और कभी ईमानदारी के नाम पर लोगों के इस गुस्से को भुनाया। संघ इसमें भाजपा का मार्गदर्शक बना और लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि देश में जो कुछ बुरा हुआ या बुरा हो रहा है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। जैसे गर्म लोहे पर वार करके उसे अपने मुताबिक ढाला जाता है, कुछ इसी तरह भाजपा ने लोगों की नाराजगी को गलतफहमियों में बदला और उनकी भावनाओं पर अपना सियासी हथौड़ा चलाते हुए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर लिया। लेकिन ऐसा करते हुए शायद भाजपा भूल गई कि जो राजनीतिक चालें उसने सत्ता में आने के लिए चलीं, कभी वही चालें जो हैं उस पर भी उल्टी पड़ सकती हैं। जी हां, भाजपा ने अपना किला मजबूत करने के लिए दूसरे दलों को खूब तोड़ा। सिद्धांतों, नैतिकताओं और मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए दल बदल करवाए, फूट डाली, सरकारें गिरवाई, मगर अब उसके किले में भी दरार दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान से लेकर बिहार तक भाजपा और एनडीए में अंदरूनी खटपट दिखाई दे रही है। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि आखिर भाजपा का किला दरक क्यों रहा है। क्या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा एनडीए? और इसके साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में दिक्कतें हैं, तब भी करोड़ों का चंदा भाजपा को कैसे मिल रहा है और कौन दे रहा है यह चंदा। लेकिन सबसे पहले यह देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा का कमल पूरी तरह खिला हुआ है या कुछ पंखुड़ियां अलग होने की तैयारी में हैं। देश की राजनीति में अक्सर यह कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। देश के अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से मिले। यहां तक कि नरेंद्र मोदी ने भी सांसद बनने के लिए गुजरात की जगह उत्तर प्रदेश को चुना, जबकि वो चाहते तो गुजरात की ही किसी लोकसभा सीट से संसद तक पहुंच सकते थे। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन अब उनके लिए चुनौतियां उत्तर प्रदेश में ही खड़ी हो रही हैं। आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए शेर की सवारी करने जैसा साबित हो रहा है। योगी को दरकिनार करना या फिर अहमियत देते रहना, दोनों ही स्थितियों में भाजपा को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 15-20 दिनों से दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक भाजपा नेताओं के चक्कर लगे। संघ की बैठक हुई, कैबिनेट विस्तार की अटकलें लगीं, यहां तक कि मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा भी हो गई। दरअसल आदित्यनाथ योगी के खिलाफ पिछले कुछ वक्त से यूपी के भाजपा नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कोरोना के वक्त कई भाजपा नेताओं को अपने या अपने परिजनों के इलाज के लिए परेशान होना पड़ा। कई नेता इस वक्त जनता की मदद न कर पाने को लेकर बेबस महसूस करने लगे हैं। नेताओं से अधिक नौकरशाही पर योगी का भरोसा देखकर भी नाराजगी पनपी। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष लखनऊ आए थे, तब उन्होंने बीजेपी विधायकों और नेताओं से रायशुमारी की थी और इसमें 99% विधायकों ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से खुश नहीं हैं। इसके बाद इन लोगों ने कहा कि अगर आप खुश नहीं हैं तो हस्ताक्षर करें। खबरों के मुताबिक भाजपा के 325 विधायकों में से 250 ने योगी के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं। अब इन हस्ताक्षरों के साथ कौन सा पत्र चस्पा किया जाएगा या इसका इस्तेमाल केवल योगी को दिखाने के लिए किया जाएगा, इसका भी खुलासा आने वाले वक्त में होगा। वैसे योगी के खिलाफ नाराजगी 2 साल पहले भी देखी गई थी, जब विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उस वक्त भी सियासी पारा काफी चढ़ गया था, हालांकि भाजपा ने स्थिति संभाल ली थी। इस बार भी अब तक बात बिगड़ी नहीं है। खासकर योगी के दिल्ली दौरे के बाद अब यही लग रहा है कि उनकी कुर्सी बची हुई है। योगी की कुर्सी तो बच गई है, लेकिन क्या भाजपा के संकट दूर हो गए हैं? ये बड़ा सवाल है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनाने से लेकर कैबिनेट विस्तार तक में दिल्ली का दखल देखा जा रहा है, उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है। दरअसल यूपी में जबरदस्त राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल के बीच योगी गुरुवार को अचानक दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद शुक्रवार को नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग 1.5 घंटे तक चली। फिर
योगी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। यह भी 1 घंटे तक चली। इन नेताओं से मुलाकात के बाद योगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचे। जाहिर है ये सब शिष्टाचार मुलाकातें नहीं हैं, इनके राजनीतिक मायने हैं जो समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में सियासी गहमा गहमी को क्या कैबिनेट विस्तार के जरिए रोकने में भाजपा कामयाब होगी? क्या कांग्रेस से जितिन प्रसाद को तोड़कर भाजपा ने खुद को मजबूत किया है या फिर योगी को दबाव में लाने की रणनीति बनाई है? क्या मोदी के चहेते ए.के. शर्मा यूपी सरकार का हिस्सा बन पाएंगे या महज एमएलसी तक उनकी भूमिका रह जाएगी? इन कुछ सवालों पर पिछले 2-3 दिनों से देश में चर्चाएं गर्म हैं। योगी जिस तरह दिल्ली पहुंचकर पीएम, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और पार्टी अध्यक्ष से मिले, उससे यही समझ आता है कि योगी के लिए भी अब हालात आसान नहीं रह गए हैं। संभव है अब मोदी और योगी दोनों ही समझौते के रास्ते तलाश रहे हैं, क्योंकि भाजपा को अब दूसरे दलों की चुनौतियों को भी संभालना है। पंचायत चुनाव में हार के बाद भाजपा समझ गई है कि सत्ता पाना उतना सरल नहीं रह गया है जितना कुछ वक्त पहले तक लगता था। किसान आंदोलन, कोरोना में अव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, ऐसे कुछ मसलों के कारण जनता की नाराजगी बढ़ रही है और विपक्ष इसे भुनाने में जुटा है। कांग्रेस को जितिन प्रसाद के जाने से कितना नुकसान होगा ये तो कुछ महीनों बाद होने वाले चुनाव में पता चल जाएगा, लेकिन जितिन प्रसाद के रहने के बावजूद विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को फायदा नहीं हुआ, ये भी सच्चाई है। प्रियंका गांधी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर सपा को जीत दिलाने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में भाजपा को एनडीए के घटक दलों को खुश रखने की मजबूरी है। गुरुवार को ही अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने अमित शाह से मुलाकात की। खबर है कि अनुप्रिया पटेल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश में एक मंत्री के पद की मांग रखी है। इसके अलावा अपना दल ने कुछ जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद में भी दिलचस्पी दिखाई है। अपना दल की नाराजगी पिछले कुछ वक्त में भाजपा से देखी गई है और भाजपा ऐन चुनाव के पहले फिर से अनुप्रिया पटेल को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगी। मिलने मिलाने की इस कवायद के बीच भाजपा के पूर्व सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री रह चुके सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी डूबती हुई नैया है, जिसको इनके रथ पर सवार होना है हो जाए, लेकिन वे इस पर सवार नहीं होंगे। राजभर ने यह भी कहा कि जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। भाजपा को हराने के लिए गठबंधन का ऐसा प्रस्ताव खतरे की घंटी है और इस वक्त इस घंटी की टन-टन रोकने की जिम्मेदारी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में इस वक्त भाजपा अंदरूनी अनबनों के कारण कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अनुशासित कैडर वाली भाजपा जो है उसमें अनुशासनहीनता के कई प्रकरण रोजाना देखने को मिल रहे हैं और इसके लिए सीधे नड्डा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वो नेताओं को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। नड्डा की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं और अब उनकी तुलना अमित शाह के कार्यकाल से की जाने लगी है। यानी चुनौतियां केवल भाजपा के लिए नहीं हैं बल्कि जेपी नड्डा के लिए भी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके जेपी नड्डा को पार्टी में सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी 2019 में दी गई, जब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। उस वक्त आम चुनावों में राज्य की 80 में से 62 सीटें भाजपा जीती। अमित शाह के देश का गृह मंत्री बनने के बाद जून 2019 में जेपी नड्डा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। फिर जनवरी 2020 में उन्हें पूरी तरह से बीजेपी की कमान सौंप दी गई। नड्डा का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। उनके नेतृत्व में पार्टी ने पहला चुनाव राजधानी दिल्ली में लड़ा, जिसमें पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलाव और उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। बिहार में भी सीटें बढ़ी और नीतीश कुमार को साथ लेकर भाजपा सरकार में आई, लेकिन बिहार का फायदा बंगाल में नहीं मिला। पार्टी को यहां ममता बनर्जी से शिकस्त खानी पड़ी। असम में चुनाव तो जीता लेकिन मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। पुदुचेरी में भी सत्ता मिली, लेकिन तमिलनाडु और केरल में भाजपा के अरमान धरे के धरे रह गए। हार और जीत के इस खेल के बीच उन राज्यों से चुनौती मिलने लगी जहां भाजपा सत्ता में है। उत्तराखंड में भाजपा मुख्यमंत्री बदल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भी नेतृत्व बदलने की चर्चाएं चली, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली आकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर अपनी कुर्सी बचानी पड़ी। कर्नाटक में विरोध के सुरों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बयान देना पड़ा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में भाजपा में वसुंधरा गुट मौजूदा नेतृत्व के लिए लगातार चुनौतियां खड़ी कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय के वापस टीएमसी में शामिल होने से भाजपा को बड़ा झटका लगा है।
मध्य प्रदेश में भी सिंधिया गुट पहले से बना हुआ है और उसकी नाराजगी मोल लेने का खतरा भाजपा नहीं उठा सकती है। वैसे भाजपा पहले भी बगावतों का सामना कर चुकी है और इसके लिए कर्नाटक में येदुरप्पा, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में उमा भारती और गुजरात में शंकर सिंह वाघेला को पार्टी से बाहर निकाल चुकी है। हालांकि कई की घर वापसी भी हो गई, मगर तब भाजपा के पास सत्ता का इतना सारा हिस्सा नहीं था। अब तो बगावत की सीधी आंच सत्ता पर आ सकती है, इसीलिए भाजपा को और जेपी नड्डा को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। वैसे भी नड्डा की तुलना अमित शाह से की जा रही है, लेकिन अमित शाह जब अध्यक्ष थे तब भाजपा के 8 करोड़ कार्यकर्ता थे और अब भाजपा का दावा है कि उसके 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। जाहिर है कि संगठन का कद बढ़ा है तो लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी हैं और ऐसे में सबको साध कर चलना टेढ़ी खीर है। जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष तो हैं, लेकिन अभी इस कद के नेता राष्ट्र स्तर पर नहीं हैं कि उनके नाम पर पार्टी वोट मांगे या चुनाव जीते। भाजपा में सत्ता और ताकत का केंद्र अब भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं। इसीलिए चाहे कहीं मुख्यमंत्री को बदलना हो या किसी का भाजपा में प्रवेश करवाना हो, अंतिम मुहर मोदी और शाह की जोड़ी ही लगाती है। वैसे भाजपा में सिक्का किसी का भी चले, उद्योगपतियों और चंदा देने वालों पर भाजपा का सिक्का खूब चलता है। यही वजह है कि भाजपा को अन्य दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा चंदा मिला है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में बीजेपी को करीब 785 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि इसी साल कांग्रेस को 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला। भाजपा को कांग्रेस से करीब 5 गुना ज्यादा चंदा मिला। इस सूची में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर है, इसे 59 करोड़ रुपए का चंदा मिला। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 8 करोड़, सीपीएम को 19 करोड़ 60 लाख और सीपीआई को 1 करोड़ 90 लाख का चंदा मिला। इस रिपोर्ट में उसी चंदे या डोनेशन का जिक्र है जो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं। चंदा देने वालों में इलेक्टोरल ट्रस्ट, कॉर्पोरेट्स और व्यक्तिगत तौर पर लोग शामिल रहे हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिला है। आपको बता दूं कि इलेक्टोरल ट्रस्ट वो कंपनियां होती हैं जिनके जरिए कॉर्पोरेट्स बिना अपनी पहचान बताए राजनीतिक दलों को फंड दे सकते हैं। बीजेपी को चंदा देने वालों में सबसे बड़ा नाम प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 217 करोड़ रुपए पार्टी को दिए हैं। इस ट्रस्ट को चंदा देने वालों में भारतीय इंटरप्राइजेज, जीएमआर एयरपोर्ट डेवलपर्स और डीएलएफ का नाम प्रमुख है। गौरतलब है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 29 भी राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति या कंपनी से चंदा या दान लेने की छूट देती है। ये कंपनी सरकारी नहीं होनी चाहिए। 20,000 रुपए से अधिक के चंदे की जानकारी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को देनी होती है, उससे कम का कोई हिसाब नहीं होता। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भी राजनीतिक दल फंड इकट्ठा करते हैं। इसमें व्यक्ति, कॉर्पोरेट्स या संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं। राजनीतिक दल इन बॉन्ड्स को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। तो घोषित तौर पर भाजपा को 785 करोड़ रुपयों का डोनेशन मिला है, लेकिन अघोषित तौर पर कितनी मदद कहां से मिलती होगी इसका तो कोई हिसाब किताब रखा ही नहीं जा सकता। इस भारी भरकम राशि से प्रचार का कार्य भी बड़े पैमाने पर होता है और सत्ता पर बने रहने में सुविधा भी हो जाती है, लेकिन देश की जनता की सुविधा का ख्याल कौन रखेगा? क्या सत्ताधारी भाजपा पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाए? 15 लाख हर खाते में न सही, हर हाथ को रोजगार मिले, इसका इंतजाम तो भाजपा को करना ही चाहिए था। मगर ऐसा लगता है कि पार्टी को केवल अपनी भलाई दिखाई दे रही है, जनता की बिल्कुल नहीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने कहा है कि भारतीय श्रम बाजार पिछले साल अप्रैल-मई के बाद से सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर जो मई 2021 में 11.9% तक पहुंच गई थी, वो जून में भी बढ़ती देखी जा रही है। श्रम भागीदारी दर भी गिरकर 39.7% हो गई है और रोजगार दर जो मई में 35.3% थी, वो 6 जून 2021 तक 34.6% हो गई है। रोजगार ठप होने और महामारी ने पारिवारिक आमदनी को गहरी चोट पहुंचाई है। परिवारों ने उधार ले देकर अपना काम चलाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि परिवारों द्वारा सोना गिरवी रखकर उधार लेने के मामले में बड़ी वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े पर्सनल लोन में भी भारी वृद्धि दर्शा रहे हैं। अप्रैल में पर्सनल लोन में 12.6% की वृद्धि हुई।
व्यक्तियों और परिवारों के अलावा लघु उद्योग सेक्टर द्वारा लिए जाने वाले कर्ज में भी वृद्धि हो गई है। सरकार राहत के नाम पर कुछ एक योजनाएं चलाती है, लेकिन इसका फायदा बड़े पैमाने पर नजर नहीं आ रहा है। इधर तेल के दामों में लगी आग ने आम आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि जिस पार्टी पर देश की जनता ने भरोसा किया, दो बार भरोसा किया, उसे अपने भविष्य की कमान सौंपी, उस पार्टी ने अपना बैंक बैलेंस तो बढ़ा लिया, लेकिन गरीब के खाते से आखिरी पाई भी निकल जाए ऐसे हालात बना दिए। शायद जनता ऐसी ठोकरें खाकर ही मंदिर मस्जिद के खेल की हकीकत समझेगी। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा का घर भर चुका है और लोगों की जेबें खाली हो रही हैं। लेकिन खाली जेबों के साथ जब मुट्ठियां हवा में लहराएंगी तो भाजपा के लिए भी हालात आसान नहीं होंगे। वैसे भी इस वक्त उसे अपने किले में आई दरारों को भरने की जरूरत है। खैर, शायर एतबार साजिद ने ठीक ही फरमाया है कि ताल्लुक किरचियों की शक्ल में बिखरा तो है फिर भी, ताल्लुक किरचियों की शक्ल में बिखरा तो है फिर भी, शिकस्ता आईनों को जोड़ देना चाहते हैं हम। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।